Hello and welcome, guys, to the Blockchain Boys podcast. We are your hosts Mustaba Mirza and Ali Solanki, back here with another podcast, part 2. And Ali, why don't you set the scene for us? In this particular podcast, we will be mainly talking about the recent crypto bill that was passed in India, and हम लोग ये podcast को हिंदी, English, उर्दू सब में रखेंगे so that ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए this particular podcast. पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो बिल के बारे में. Mirza, tell me, what do you think about the recent developments इंडिया में जो हुए हैं रिगार्डिंग द क्रिप्टो बिल और इतना हाइप क्रिएट हो गया था लोग USDT USDC ऐसे स्टेबल कॉइन्स सेल करने लग गए थे व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट ब्रो तो मुझे तो पहली बात ये लग रही है कि इंडिया का देखो हमेशा लव हेट रिलेशनशिप रहा है क्रिप्टो के साथ, सो जो लोग क्रिप्टो सीन में पहले से थे उनको मतलब इतनी ये बात फेज नहीं करी. ये मतलब अब हमारे लिए तो आम हो गया कि पेपर में देखना, न्यूज़ में देखना कि ठीक है, ये बैन वो बैन लग गया. बट मेरी तो खुद की राय ये है कि जब तक लोग कंफर्टेबल नहीं हो जाते टू ओपन अप देयर ट्रांजैक्शन एंड ओपन अप देयर लाइव्स, लाइक वॉट एवर उनका ख़रीदना करना है, वो टाइम तक क्रिप्टो इज़ नॉट गोइंग टू बी सूटेबल फॉर देम. सो especially in countries like India, because of how politics run and corruption is there. We can't point fingers at anybody, but because of corruption, that's one of the biggest reasons why this love-hate relationship exists. Otherwise, there is no reason for, and first of all, contain नहीं कर सकते क्रिप्टो को. मतलब क्रिप्टो इस तरीके से बढ़ रहा है कि आप उसको रोक नहीं सकते. और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लाइक क्रिप्टो के साथ अगर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स भी चलना स्टार्ट कर दी तो ये दोनों के लिए मदद करेगी, फॉर डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स ऑल्सो एंड फॉर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स ऑल्सो. तो डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन साथ में अगर चल पाई तो वो बहुत अच्छा होगा. कमिंग टू क्रिप्टो बिल, ये जो मतलब रिसेंटली हुआ, मतलब इसमें एक चीज़ मतलब नोट करने की थी कि मतलब ये मेनली उन लोगों के लिए, उन ब्लॉकचेन्स के लिए हैं जिनके ट्रांजैक्शन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है. सो जिनका हमें पता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, तो मतलब वो वापस से एक तरीके का सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ही हो गया जिसके ट्रांजैक्शंस ओपन नहीं है. सो उस मतलब उस पर और टेक्निकल डिटेल्स और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तुम दे पाओगे, बट लाइक मेरे हिसाब से तो घबराने की कोई बात नहीं है. इट्स ऑन एंड ऑफ. मतलब अभी जब से क्रिप्टो चालू हुई थी तब से ही उस पर नाम लगे हैं. देर इज़ अ रीज़न वाई इट हैज़ कम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वेयर वी आर नाउ, सो मतलब अब अगर हम इसके साथ चले, क्रिप्टो सपोर्ट करते जाएं, हम इस आइडिया को, जो हमारी रिसर्च है इंडिविजुअली जो लोग रिसर्च करते हैं कॉइन्स पे, प्रोजेक्ट्स पे, एज लॉन्ग एज आवर फोकस इज़ दैट, दिस वोंट गेट फेस्ड. और जो भी लोग मेरे ख्याल से ओपन मतलब ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस वाली ब्लॉकचेन्स यूज़ करती हैं, इथीरियम हो गया, पोलका डॉट हो गया, या अपना टेजोस या फैंटम, ऐसे चेंज यूज़ करती हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि अभी इंडिया में भी बहुत एडवांसमेंट हो गई इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग क्रिप्टो. चाहे पब्लिक सेक्टर वाले ऑर्गेनाइजेशंस या सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं वो चाहे एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने और काफ़ी हद तक सबने एक्सेप्ट कर लिया है. सो आई फील लाइक जितने भी ये न्यूज़ आएंगी आगे जाके, अब आ रही हैं, तो लोगों को घबराना नहीं है पहली बात. तो एज लॉन्ग एज वो क्रिप्टो ही बैन ना कर दें, कलेक्टिवली. तो ये जब न्यूज़ आती है, जब बैन्स होती हैं, नॉर्मली सेक्शंस में आती हैं, लाइक ये सेक्शन बैन है या ये चीज़ बैन है, तो उस पर एजुकेट करना भी इम्पॉर्टेंट है. जो हमारे क्रिप्टो जाइंट्स हैं इंडिया में, उनको एजुकेट करना इम्पॉर्टेंट है. और मीडिया का तो देखेंगे क्या हाथ होगा क्रिप्टो के साथ आगे जाके, बट यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ प्रॉपरली बिफोर स्प्रेडिंग वर्ड और एक्सेप्टिंग एनीथिंग बाय एनी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट. क्योंकि अब हम डिसेंट्रलाइजेशन में आ गए. सो it might come to a point where you don't need a centralized government, so that's what I feel right now. So what is your thoughts? Uh, just to give the audience a perspective,
कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि बिल में एग्जैक्टली क्या मेंशन्ड है. Yeah. लोगों को पता होगा कि हाँ चलो क्रिप्टो बैन के बारे में शायद से कुछ बात हो रही थी. Yeah. दे माइट नॉट रियलाइज द इंटेग्रिटीज या जो Hmm. छोटी छोटी चीजें वहाँ पे लिखी थी बिल के अंदर. तो पहली बात तो लिखी थी कि दे आर प्लानिंग टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज. नाउ ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल. वही होता है कि जिस ब्लॉकचेन्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस दिखते नहीं है. नाउ दिस इज द वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट चाहती है तो वो ये भी बोल सकती है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आर दोज व्हिच आर नॉट गवर्नमेंट बैक्ड. तो ऑब्वियसली देन इथीरियम एंड वो सब भी आ जाएंगे बीच में. बट या जनरल डेफिनेशन पे जाएंगे तो इथीरियम, बिनांस, टेजोस, ऑल ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज दैट यू मेंशन्ड आर प्रीटी मच सेफ. एंड जो बहुत कम क्रिप्टो करेंसीज होती है जैसे मोनेरो एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका ब्लॉकचेन प्राइवेट होता है. तो वो एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के अंदर आता है. नाउ कमिंग बैक टू द बिल, दूसरी और एक चीज मेंशन थी इज आरबीआई इज ट्राइंग टू कम अप विद इट्स ओन डिजिटल रुपी. Yeah. तो यार देखो ये मुझे बहुत फनी लगता है कि लोगों को लग रहा है ये बिल इट्स लाइक कंप्लीटली अबॉलिश क्रिप्टो करेंसीज, इट्स टू जस्ट गो अवे फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज. सो देन व्हाई वुड आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाई वुड दे कम अप विद समथिंग on the lines of a cryptocurrency? Why would they come up with an idea of making digital rupee? Yeah. अगर वो लोग इतने ही against थे Yeah. about the idea of cryptocurrencies and about the blockchain technology itself, तो वो तो पहले ही बैक आउट कर लेते. वो खुद का क्रिप्टो करेंसी तो ऑब्वियसली नहीं बनाते. Yeah. सो ऑफ कोर्स उनका एक खुद का प्लान है. दे हैव रिसर्च्ड अबाउट इट. मैंने सुना था बीच में ऑल द टॉप क्रिप्टो जायंट्स इन इंडिया, they were called for a meeting government के साथ and they discussed all the ideas and उस पर से they will be having all of these discussions as well. So if they were so against this idea of cryptocurrencies altogether, they wouldn't have let anything flourish. तो मुझे तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अभी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर. एंड इवन व्हेन मुझे याद है जब एकदम रिसेंटली ये न्यूज़ स्प्रेड हुई थी तभी ये स्टेबल कॉइन्स और जैसे यूएसडीटी हो गया, यूएसडीसी हो गया. स्टेबल कॉइन्स बेसिकली क्या होता है कि उसका एक बैकअप रहता है. अभी समझो 1 यूएसडीटी आई रिलीज्ड, तो उसका एक बैकअप में $1 So cash it में is मेरे the पास it is the रहेगा. crypto it is the crypto equivalent of whatever native currency is there in a country Yeah. under a centralized या organization. तो Correct? Yeah. हाँ, तो $1 अगर मैंने रिजर्व करके रखा है, सो आई विल हैव लाइक 1 यूएसडीटी इन द मार्केट एज वेल. Yeah. तो वो रिजर्व करके रहता है एंड इट्स ऑलवेज इक्वल टू $1. अब जब ये क्रिप्टो बैन हुआ था तभी मैंने नोटिस किया था यूएसडीटी, यूएसडीसी, ये जो स्टेबल कॉइन है जिसका प्राइस होना चाहिए 75 रुपीज़ या जो भी एक्सचेंज का प्राइस है उतना होना चाहिए, इट ड्रॉप टू आई थिंक अराउंड 60-65 रुपीज़. Yeah. शायद उससे भी लोअर गया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट व्हेन आई चेक्ड इट वाज अराउंड 60-65. तो ये जब हुआ दैट्स व्हेन आई रियलाइज हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम इट इज, बिकॉज बहुत सारे लोगों को समझने ही नहीं आ रहा है कि स्टेबल कॉइन्स होता क्या है. Right. if they are ready to sell stable coins at 60-65 rupees, that means that उनको पता ही नहीं है स्टेबल कॉइन्स होता क्या है, उसका फंडा क्या होता है. Right. एंड एसेंशियली आप क्या कर रहे हो, आप $1 60-65 रुपीज में बेच रहे हो, बल्कि उसका प्राइस होना चाहिए 75 रुपीज या जो भी है 77 जो भी है. Right. Right. तो वो चीज मुझे एक बहुत स्ट्राइक हुई थी एंड आई मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट एज वेल. या अभी आप देख लोगे इट्स अगेन बैक टू 77-75 रुपीज. Yeah. So these things need to be taught to people. Education, the point that you raised, these things need to be taught. लोगों को पता होना चाहिए what they are investing into. मैं हमेशा बोलता हूँ whenever you're getting into cryptocurrencies, first learn about it. Investing चलो बाद में की बात है, पहले सीखो कि क्या किस में इन्वेस्ट कर रहे हो. एंड वन मोर पॉइंट दैट यू रेज्ड, करप्शन के बारे में. Corruption. इट वाज अ रियली ग्रेट पॉइंट एंड आई थिंक थोड़ा उस पे हम डीप डाइव कर सकते हैं. तो व्हाई डू यू थिंक corruption is stopping cryptocurrencies from growing? Why do you think that's the case? तो
मुझे पहली बात ये चीज़ लगती है कि एक तो लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रिसेंट हिस्ट्री में हमारी डिमोनेटाइजेशन हुई. सो Mm-hmm. let's take the span of time it took to actually demonetize money, circulate new currency Mm-hmm. in the country, and what the process was. How much of physical trouble people had to go through, how much of currency was left unconverted, how much of fake currency got converted, and Yeah. how much of real life, like individual presence and individual, like skill it took and labor it took to like physically do those things like segregate currency in a country where you have 1.7 billion people, 1.8 billion Mm. people. It is impossible to physically at that accurate level manage to like convert currency and flip new money in the market within a span of 2 to 3 months. Okay, even if we Mm. have a 1 year prior notice, it is still impossible Yeah. because number one, our education system and our media both are not catered to reach to the smallest or below poverty line family in India. Mm. Talking about India's situation, so मैं what तो we saw. उतना भी नहीं Yeah. बोलूँगा. मैं तो बोलूँगा even people who are living in the outskirts of cities itself, Right. वहाँ तक भी पहुँचना like Right. is a big task. Right. So yeah. So basically, what actually made that thing possible was word of mouth, right? The government actually created a scare amongst people that their money was going to be worth nothing if they would not, follow this. So that's number one. It took a lot of time. Number two, the process was not a good process. It was not a healthy process mentally for people to, take in. And number three, for people who are already out of their job, like in their retirements, for them already they have so many tensions of inflation and stuff like that. For them, this is because they are even more disconnected from modern technology. For them, it is also something to keep in mind that the money that they have in their assets, what their channels are, मतलब वो किस channel से उनके पैसे कहाँ पे distributed हैं, वो पैसों को convert करना. So taking demonetization as an example was my point because coming to corruption, if you see how much time it actually took to demonetize and circulate new money via central banking system, that is a centralized government, and if you compare it to the process it would take for Ethereum, right, to Yeah. abolish Hmm. non ERC 721 tokens, right, on Ethereum platform, it's just a matter of minutes. Like they can close their server for half an hour or 20 minutes, and they can, even if you are living on Mars and there is like a 10 trillion population there on Mars, just give you an example, it's still a matter of seconds to do that. So the people who are saying that cryptocurrency is, a leeway for black money to exit centralized markets, उन लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है कि अगर ब्लैक में कुछ होगा भी, so the system that decentralization is following is much more effective, healthier, mentally, which I stress on a lot, how much mental health is important for people who are staked in it to go through, rather than a centralized Yeah. approach. So coming to corruption, a reason why people are, that's the biggest reason why people are afraid to be transparent with where their money is going, how their money is going. And look, if I earn money, let's say if I earn $10 million, whatever I do with those $10 million is up to me, right? There is nothing to feel bad about it. But the case here is, though that money is not yours, right? So that's basic corruption, right? You're using somebody else's money. So this is why I feel like in governments where there is a huge amount of politics involved and corruption involved, they will take a lot of time to accept this because they will actually have to become democratic then, which is not the case in any democracy, at least in the third world right now. So ye meri points thi, why I feel that even when you talk about black money and corruption, crypto is the way to go to solve those problems, and they are not the leeway for those problems to grow more.
So Hmm. that's what the One biggest, more. yeah, that's the Hmm. biggest thing I feel when people talk about, like, when your currency is out of centralized system and into a decentralized system, its value changes, and the judgment around your usage of that, crypto, that changes. So that's what I feel about. Yeah. इसमें इसमें ना एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ. सो यू सेड इथेरियम अभी समझो है, दे वांट टू रिमूव नॉन ईआरसी Non ERC 721 tokens. टोकन. या, Yeah. दे कैन डू दैट, बट एक और चीज मुझे बतानी है व्यूअर्स को कि इट्स नॉट लाइक एक पर्सन डिसाइड करता है एक दिन कि यार आज तो हटा देना है तो उसने हटा दिया. ऐसा नहीं है. Right. इट्स रियली डिसेंट्रलाइज्ड. इट्स सबको अग्री करना पड़ेगा कि ये चीज करना है. 50% से ज्यादा लोग होने चाहिए. इफ इट्स स्टेकिंग आई थिंक 70% हो जाता है. 70, yeah. प्रूफ ऑफ स्टेक है अगर तो. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मेजॉरिटी नीड टू अग्री ऑन दैट डिसीजन. ऐसा नहीं है कि कल से तुम्हारा 500 या जो क्या 1000 के नोट्स डिमोनेटाइज तो यू हैव टू लाइक रश टू बैंक्स एंड स्टफ. तुम्हारे if you agree to it, only then it will happen. Majority agree to it, only then it will happen. So ये एक चीज मुझे बोलना था. दूसरी थिंग आई वुड लाइक टू ऐड करप्शन पे इज, सो इफ यू सी एनी ऑफ दीज टॉप ब्लॉकचेन, जैसे हम लोग ने अभी ऑलरेडी बात कर दी है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एंड पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, कि उनका प्राइवेट ब्लॉकचेन रहता है, इनका ट्रांजैक्शन सब दिखता है पब्लिक में, सब दिखता है. सो करप्शन में एक मेजर चीज है कि उनको ये जो ट्रांसफर्स है वो कैसे भी करके हाइड करना रहता है. If they want to transfer it to some other person, they want to hide those transactions Transactions. as much as they can. Yeah. Yeah. पर क्रिप्टो करेंसी में मेन आइडिया इज टू कीप एवरीथिंग डिसेंट्रलाइज्ड, एवरीथिंग ओपन टू द पब्लिक एंड सब देख सकते हैं. तो अगर corruption has to exist, then you need to have it completely like anonymous and transactions दिख नहीं रहे हैं लोगों को, कहाँ से कहाँ पे फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं कुछ पता नहीं है. पर ऐसा है नहीं क्रिप्टो करेंसीज में. उल्टा कैश में ज्यादा है. इफ आई गिव यू 100 रुपीज, देयर इज नो प्रूफ टू टेल मी कि मैंने 100 रुपीज ट्रांसफर किए थे या नहीं किए थे या कुछ भी नहीं है. अभी ब्लॉकचेन पर आप 100 इथेरियम ट्रांसफर करके देखो, you will have it on the transaction history, you will have it forever basically on the blockchain. So ये एक चीज है, that's what I think is stopping things like corruption and ये सब चीजें, money laundering and stuff. So yeah, plus one more thing is that अभी cryptocurrencies, अभी आप समझो you're a freelancer, you're doing some kind of work, and it's cryptocurrencies are making it making everything borderless. So abhi, if you want to work for someone who's sitting in US, you can't just go ahead and ask them ki you pay me in US dollars in bank, and then Yeah. it'll take what 6-7 days for Yeah. it to transfer in my bank account, Yeah. and then फिर exchange rates लगेंगे, उस पे बहुत सारी चीजें लगेगी, and कम हो के बहुत छोटा परसेंटेज मिलेगा हमको. Yeah. Then there came PayPal. तो Right. PayPal ने थोड़ा easy कर दिया था. They just had one transaction fee Transaction fee. and थोड़ा जल्दी process हो रहा था, but the transaction fee was quite high. Right. थोड़ा जल्दी हो रहा था. The stress is on थोड़ा जल्दी. Yeah. Then अभी जो है, if you're not taking money in cryptocurrencies, if you're not having transactions in cryptocurrencies, then it becomes really difficult for you to work outside your country. Right. It's really difficult. You can't basically like have cash or have cryptocurrencies transferred to you in a matter of seconds. Yeah. अभी मैं कुछ, जैसे मैं डेवलपर हूँ, आई वर्क फॉर ऑल ऑफ दीज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. Outside India. इंडिया के बहुत कम होते हैं. Right. तो जब उनके लिए काम करता हूँ तो दे पे मी इन क्रिप्टो करेंसीज, और जब वो पेमेंट होती है इट्स इंस्टेंटेनियस. कि मतलब मैंने उनको बोला कि हाँ ये एड्रेस है, इस पे ट्रांसफर कर दो, विद इन 30 to 20 seconds इट्स ट्रांसफर्ड इनटू माय वॉलेट. So that's something that I think cryptocurrencies can, alter how we think about money and
ये सब जो ट्रांसफर्स होते हैं, जो चीज़ें होती है, that it can make it more transparent. Yeah, absolutely. And in a broader scale, when we talk about even morals and, you know, way of life, lifestyle, living, and issues that society has faced since, you know, decades, including basic issues, racism, stuff like that, you know, and this cryptocurrency basically is also a good segue for this to exit society, Yeah. because for example, let me talk about my NFT project. I'm working on a project. I have a collectibles guy who is in New Zealand right now, and Hmm. Brazilian by, you know, birth, and there is another guy who does the artwork. He's in America. He is from somewhere else by birth. people People went to America because they had the American dream, जिसको बोलते थे, you know, कि Yeah. जाएंगे कुछ करेंगे, जैसे इंडिया के अंदर लोकली लोग मुंबई आते हैं, यू नो, Right. पैसे कमाने या Yeah, yeah, काम yeah. करने. सो अमेरिका में वैसा था. सो And city of dreams for a reason. yeah, right. So, you know, like that's the reason they went there, the reason they went to America, people outsourced to, you know, foreign countries, is because they want more opportunity. They want to get out of this, you know, this, that's in a way that the centralization locally that was, you know, trapping them. Now they want to get out of that, you know, local centralized Yeah. system. And so people naturally over history have shown this pattern of getting out of like traps and you know, something that makes them feel like very trapped and unable to exercise their own skills and ability to the max. So I can tell you blindly right now that decentralization has more ups than centralization could ever have for in any society, even let it be American society, the American dream, Hmm. right? Let's say there is an NGO organization in America who wants to do, you know, human welfare पे काम करना चाह रहे हैं. Hmm. उनके लिए भी अमेरिका में प्रॉब्लम होती थी कि वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाके, यू नो, एनजीओ स्टार्टअप करें, यू नो, 10 चीज़ों के बारे में सोचें. अब उनको वो सब नहीं करना पड़ रहा, because, you know, Yeah. because of crypto now they have a way to help other countries also, other societies. So this can go Hmm. to a scale of, you know, finishing national debts of countries and stuff like that within seconds. But Yeah. morally, और जो लोगों ने पैटर्न दिखाई है ओवर हिस्ट्री, इट्स, यू नो, इट्स इन ब्लाइंड फेथ. हम कह सकते हैं कि लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये डायरेक्शन ख़त्म होने जा रही है. But still, at the Hmm. end of all of this, there is still a small place where people still would want to keep themselves hidden, some parts of themselves hidden from the open eye. So in Hmm. those cases centralization helps a lot, right? But that's like 10% of cases. For example, let's say an influential person has a lot of money with him, but he does not know where he wants to put his money, or does needs to have some time of research. If his money Yeah. was transparent, how much money he has in his wallet, right, people would Hmm. just straight up start, you know, slurring him, cursing him, and for not helping poorer people, right? This is just a real world example. Right. Yeah, yeah. And when he himself just needs to research where he wants to put his money, so for that amount of time he wants to keep something safe for him. Let's even say that he wants to save it for his future generations, right? And Yeah. people are not of the same opinion. So for those cases, centralized governments will help, centralized systems will help. But Hmm. this is where it comes to centralization and decentralization working hand in hand, right? If these cases Hmm. are seen to, then the world will be a better place, right? These 10% of cases. Hmm. So other than this, I feel that there is no stopping decentralization, obviously. So Hmm. that's what, वो मुझे ये एक चीज़ लगती है कि, you know, decentralization का you know, direction strong चल रहा है, और centralization slowly Hmm. diminish हो रही है, but important है, क्योंकि उसके बगैर functionality Yeah. नहीं होगी. तो No, that's I what I think think. एक बार centralized governments they start adopting decentralized concepts. I think बहुत सारी opportunities है जो that can be explored, that can be talked about, and वो धीरे धीरे हो रहा है. It's not like they don't have a choice. They need to adopt decentralized way of approach, because it's so much in demand right now that people just want to get out of uh, storing their money in banks wherein they don't even know if they can withdraw it or not. मैंने एक बहुत
रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें एक बंदा ही वाज kind of like opening my eyes towards what's happening in the banks. So if you see, if you deposit say 100 rupees in banks, okay, that bank has n number of people's money. They only have to keep, I'm not sure of the number, but it's around 10% in reserves. Yes, sir. So अगर उनके पास, या अगर उनके पास समझ लो 100 rupees है, so they just have to keep 10 rupees in circulation. बाकी का 90 rupees they can just have it in debts and they can just show it on your mobile phone कि हाँ बैंक बैलेंस है 10,000 rupees का, बट रहेगा उसमें बैंक हैज ओनली 1,000 टू ऑफर टू यू. अगर तुम everyone who is a part of that bank, if they all withdraw at the same time, the bank won't have enough money to pay back everyone. Right. And that's how financial institutes actually go down. तो जो भी आप ऐसे बैंक्स वैंक्स का सुनते रहोगे, 2008 में बहुत मेजर क्राइसिस हुआ था जैसे, तो ऐसे ही ये सब जो सुनते हो, that's when people start to withdraw a lot of money from banks. They don't want to just see it on their display screens कि हाँ मेरे पास बैंक बैलेंस है, they want to withdraw it. They want to use it for something else. तो तभी बैंक के पास उतना पैसा होता नहीं है. In decentralized systems, what happens is जितना है उतना है, like जितना तुम्हारे अकाउंट में है उतना है. Right. So that's one of the things that I think decentralization is going towards, and it will help the centralized governments as well for managing their finances, managing every single thing. There are so many opportunities in this field. So yeah. Right. Acha, okay, that brings us to our special what if segment. So इस segment के लिए मैंने एक topic सोची थी, is that what if food industries like food and beverage industries start adopting NFTs and crypto. Do you have you ever thought about it कि क्या होता अगर मुझे इटालियन पिज़्ज़ा खाना था, ओरिजिनल इटालियन पिज़्ज़ा, ये नहीं कि यहाँ से पिज़्ज़ा जब से मंगा लिया या ऐसा कुछ, या मुझे चाइनीज़ कुछ सूप पीनी थी या कोई ऐसी चीज़ ऑथेंटिक and what if I could just have something integrated in the form of an NFT that would directly decentralized delivery from China to here or Italy to here in whatever 1 or 2 days based on the NFT I hold or whatever the native crypto I pay for them. So have you ever thought of food and beverage industry integrating with crypto, because it is an essential obviously for anybody living today? So as it comes under the essential service, have any thoughts about that? So I think one thing that can happen is they can start minting their own NFTs. जैसे अभी समझो I have a bakery, I have different products in that. Okay. Now if I issue NFTs, if I issue these things for each of the products that I have, and I say कि ये तुम्हारा coupon code है, if you get those NFTs, you maybe can get discounts, or you can actually just come to the bakery and have it for free just by trading that NFT with us. So that's one of the things that I had even thought about कि अगर ऐसा हो गया तो it will be like समझो अभी हम क्या यूज करते हैं, Zomato, Swiggy, सब जो delivery apps है. What we'll be actually buying would be these particular NFTs. Instead of directly buying the food, we'll be buying these NFTs. And फिर वो NFTs would be redeemable in the future. उसका प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, because it's limited in supply. Correct. समझ लो समझ लो I am producing 10 cakes every single day. तो मैं सिर्फ 10 NFTs ही बनाऊंगा. अभी आगे जाके वो 10 NFTs फिर उसका प्राइसेस ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, because it's limited. मैं 10 से ज़्यादा बनाने नहीं वाला. So with that I think there's a really good scope for NFTs and especially when we spoke about the delivery thing, एक जो हमने अभी Swiggy Zomato के बारे में कहा था आपने, for that I feel that's a whole different topic in itself, that how it is going to change the delivery system for some cases, maybe especially food and beverage industry.
the funds directly go to the beverage company, and instead of eliminate the middleman sort of like distributors and stuff like that. सो डिलीवरीज़ के बारे में बोले तो डिलीवरी एजेंसीज जैसी हैं अपनी स्विगी जोमेटो, एंड अदर देन दैट इवन नॉर्मल क्या कहते हैं इसको अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी फेडेक्स वेडेक्स हैं एजेंसीज, इनकी भी NFTs अगर मतलब लेट्स से फेडेक्स हैज़ अ नेटिव ब्लॉकचेन और फेडेक्स हैज़ अ फेडेक्स टोकन, राइट? So you choose the FedEx token while paying for your NFT, and it's delivered by FedEx, whatever your good is, and its physical product is. Or if you choose DHL token while paying, you get it through DHL. Like this different swaps we have for our cryptocurrencies. So that is a nice way of integrating delivery and NFTs also. So yeah, awesome. That's the what if segment, and hope you guys enjoyed this podcast. हम लोगों ने आज उर्दू हिंदी में बात की, तो आप लोगों को बेहतर समझे हमारे जो एज के हैं, हम जो भी ट्राई कर रहे हैं स्पेस में एंटर करने के लिए, जो लोग क्रिप्टो बैंक्स के बारे में बहुत स्केप्टिकल थे, जिनको डबल थॉट्स थे, जो लोग इसमें खाली पैसों के लिए है, दैट इज़ योर एम, स्टिल you need to keep yourself educated, right? But yeah, that was the podcast number 2. Make sure to drop your questions so that we can have a Q&A in the next one. I think we had one in the last one, but like we didn't get that podcast up. तो अगले वाले में हम Q&As करेंगे पक्का. तो drop your questions in the comment section below, and like the video, share the video, subscribe to the channel, and subscribe to both our channels on YouTube and Instagram, and also our Blockchain Boys podcast Instagram handle and Twitter handle. So until next time, take care, peace.